देश भर में तापमान में तेज गिरावट के साथ हाड़ कपा देने वाली ठंड ने दस्तक दे दी है। सर्दी के बढ़ते प्रकोप के बीच एचएमपीवी के मामले में भी तेजी से इजाफा हो रहा है, जिसने स्वास्थ्य विशेषज्ञों और आम जनता की चिंता बढ़ा दी है। ठंड और वायरस का ये दोहरा प्रभाव लोगों को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है, जिससे डर और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। एचएमपीवी के देश में कुल 12 मामले अभी तक सामने आए हैं। दरअसल एचएमपीवी एक श्वसन संक्रमण फैलाने वाला बीमारी है, वायरस है, जो खासकर बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर प्रतिरक्षा यानी कि जिनके अंदर इम्यूनिटी पावर कम है, वैसे लोगों को तेजी से प्रभावित कर रहा है। ठंड के मौसम में वायरस का प्रसार अधिक होता है, क्योंकि इस दौरान लोग अधिकतर समय बंद जगहों पर बिताते हैं, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि एचएमपीवी के लक्षण सामान्यतः सर्दी जुकाम से मिलते जुलते हैं, जैसे बुखार, गले में खराश, खांसी और सांस लेने में तकलीफ। लेकिन यदि समय पर इलाज न मिले तो ये संक्रमण गंभीर रूप ले लेता है। ठंड और एचएमपीवी के इस दोहरे प्रकोप से निपटने के लिए लोगों को अपनी सेहत के प्रति अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। ऐसे में इस कठिन समय में सर्दी और वायरस से बचाव के लिए सामूहिक सतर्कता और जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है। और चलिए, मौसम भी लगातार खराब है, लगातार ठंड का प्रकोप जारी है। अलग अलग शहरों से, अलग अलग राज्यों से ये 4 तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पहली तस्वीर दिल्ली एनसीआर की, आप देख सकते हैं यहाँ पर घना कोहरा छाया हुआ है, विजिबिलिटी काफी कम है। तो एक दूसरी तस्वीर हम आपको चंडीगढ़ की दिखा रहे हैं। चंडीगढ़ में भी ठंड का प्रकोप जो है वो जारी है, लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हैं। तीसरी तस्वीर प्रयागराज से, जहां एक तरफ महाकुंभ को लेकर पूरी तैयारियां हो गई है, लेकिन वहां पर भी ठंड का प्रकोप जारी है, घना कोहरा छाया हुआ है। ये तस्वीर तीसरी प्रयागराज से आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। और चौथी तस्वीर मुंबई से, जहां पर अमूमन ठंड नहीं पड़ती है, लेकिन इस वक्त वहां भी हल्की ठंड महसूस की जा रही है। और मुंबई में भी जो कोहरा है वो छाया हुआ है, आप देख सकते हैं। मुंबई में इस वक्त सुबह शाम की ठंड जो है वो पड़ रही है। तो ये 4 अलग अलग जगहों की तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और मौसम को लेकर करेंगे चर्चा, साथ ही साथ एचएमपीवी वायरस को लेकर भी चर्चा करेंगे। और हमारे साथ चर्चा करने के लिए 2 मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपका उनसे परिचय करवा देती हूं। आईएमडी के महानिदेशक डॉक्टर केजे रमेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व महानिदेशक है, माफ कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी भी जुड़ गए हैं। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सच सुदर्शन न्यूज पर। सबसे पहले केजे रमेश जी, आपके पास आते हुए, अभी जिस तरीके से मौसम चल रहा है, कहीं ना कहीं घना कोहरा अलग अलग राज्यों में देखने को मिल रहा है, अलग अलग राज्यों को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। ओवरऑल देखा जाए तो आने वाला दिन कैसा रहने वाला है? ये 17 तारीख तक तो मिलजुल के इसी तरह का मौसम रहने का पूरा संभावना है। बीच में 11-12 तारीख को हल्की बारिश थोड़ा सा हरियाणा, पंजाब, दिल्ली तक आ सकता है, बट उसके बाद यूपी, बिहार और गैंजेटिक प्लेन्स जो हैं, तो उधर तो कोहरे का प्रकोप चलता ही रहेगा। ओनली थोड़ा सा 11-12 तारीख को थोड़ा हल्का सा रिलीफ मिलेगा दिल्ली और एनसीआर रीजन में, बट उससे तो कोई फर्क ज्यादा नहीं आएगा। ठंड और बढ़ेगी उसके बाद। और प्रदूषण का तो एमिशंस ऐसा ही है, जो एक्यूआई लेवल्स विल बी अराउंड दिस ओनली 350, 400, 450 ऐसा। ठीक है रमेश जी, लौटूंगी आपके पास। तो डॉक्टर त्रिपाठी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर त्रिपाठी जी, आपके पास आते हुए, जिस तरीके से एचएमपीवी वायरस तेजी के साथ फैल रहा है, सबसे पहले 1 मामला, फिर 2 मामला, और ऐसे करके कुल अभी तक 12 मामले सामने आ चुके हैं। सर, इस बीमारी को लेकर सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? इसके लक्षण क्या है, ये बीमारी किस तरीके से लोगों में फैलता है, इससे बचाव के उपाय क्या है? करना ना मैडम जी, आपकी आवाज आ रही है सर, बताइए। हाँ, आवाज आ रही है मैडम? जी आ रही है सर, आ रही है। एम आई ऑडिबल? यस सर, बताइए। मैं हाँ मैडम, नमस्कार। मैं अपने सब दर्शकों को ये बता दूं कि नंबर 1, ये बिल्कुल सर्दी जुकाम जैसे होते हैं ना हम लोगों के कोल्ड, ये एक तरह का वायरस है। ये नया कतई नहीं है जो एकदम से हंगामा मच गया कि नया वायरस है, फलाना है। ये 25 साल पहले, 24-25 साल पहले भी इसका 23 साल पहले प्रकोप हुआ था।
और ये साधारण जुकाम की तरह है, हल्का बुखार, जुकाम, थोड़ी खांसी, सर्दी, नॉर्मली सामान्य तरीके से। लेकिन अगर कोई शिशु है या छोटा बच्चा है या कोई वरिष्ठ है, 60 साल से ऊपर के हमारे वृद्ध लोग हैं, या जिनको पहले से ही कोई बीमारी है जैसे फेफड़े की, एस्थमा, सीओपीडी, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, हार्ट डिजीज, लिवर या किडनी की, इस तरह की कोई क्रॉनिक बीमारी है, वो जो हमारे नौजवान भी हैं उनको भी ये खतरनाक हो सकता है। लेकिन आम नागरिकों को जो स्वस्थ हैं 5 साल से 50 साल के बीच में, इनको डरने की कोई बात नहीं है। ये उसी तरह मैडम सावधानी बरतनी है जो हमने कोरोना काल में करी थी। नंबर 1, भीड़ भाड़ की जगह में मास्क पहनना। दूसरा, हाथों को साबुन से धोते रहना या सैनिटाइजर से। तीसरा, अगर हमें डायबिटीज या कोई बीमारी है, अपने डॉक्टर से नियम से दवाई खाते रहना है। और चौथी चीज ये है कि अगर हमें बुखार के साथ सर्दी, जुकाम, खांसी होता है और बुखार 3 से 4 दिन तक ठीक नहीं होता है और हम रिस्क जोन में हैं, यानी कि 5 साल से छोटे बच्चे हैं या 50-55 साल के हमारे वरिष्ठ लोग हैं या किसी को कोई बीमारी है, तो तुरंत अपने डॉक्टर से, फैमिली डॉक्टर, सरकारी प्राइवेट से मिलें और उसकी राय के अनुसार काम करें। इससे पैनिक घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अभी इसका टीका भी नहीं आया है और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम लोग देते हैं जी। लेकिन त्रिपाठी सर, हम ये भी समझना चाहेंगे, ये कोरोना जो है उससे ज्यादा खतरनाक है या कम है? और साथ ही साथ ये हमारी बॉडी के किस पार्ट को सबसे ज्यादा असर पड़ता है, हमारे बॉडी के किस पार्ट पर? जी दिव्या जी, ये कोरोना की तरह बिल्कुल खतरनाक नहीं है जी। नंबर 1। नंबर 2, हमारी जनता को पैनिक होने की जरूरत नहीं। मैंने बताया आपको पुनः कि जो रिस्की पीपल हैं, जैसे शिशु, 5 साल से छोटे बच्चे, 50-60 साल के ऊपर, 65 साल के ऊपर हमारे वृद्ध लोग, सीनियर सिटीजन, या जिनको पहले से ही कोई क्रॉनिक बीमारी है किसी अंग की, जैसे कि एस्थमा, सीओपीडी, क्रॉनिक किडनी डिजीज, डायबिटीज अनकंट्रोल्ड, हार्ट की डिजीज या लीवर की, इन लोगों को विशेष सावधानी बरतनी है। इनमें ये खतरनाक हो सकता है। आम नागरिक को जो 5 से 50-60 साल के हैं, जिनको कोई पहले से बीमारी नहीं है, सिंपल जुकाम की तरह ये हो सकता है, डरने की कोई बात नहीं। कोरोना काल के जो एटिकेट्स थे मैडम, याद होगा, हम लोग एटिकेट्स कहते थे, हाथों को धोते रहिए, मास्क का प्रयोग करें और भीड़ भाड़ में जाने से बचें। अगर जाना अति आवश्यक है तो मास्क N95 पहने। और जो खतरनाक पहले से लोग जिनको बीमारियां हैं उनको विशेष सावधानी बरतनी। इसका कोई टीका नहीं है और कोरोना जैसा कतई खतरनाक नहीं है। और ये नया नहीं है मैडम, ये 23-24 साल 2003 या 2 में मुझे याद है 2001 में पहली बार इसकी पहचान की गई थी। डॉक्टर त्रिपाठी, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ डॉक्टर रमेश जी भी लगातार जुड़े। और डॉक्टर रमेश जी, आपके पास आते हुए, पहाड़ी क्षेत्रों में आने वाले दिनों में मौसम को लेकर क्या अपडेट है? पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम कैसा रहने वाला है? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में, हिमाचल में बर्फबारी हो रही है, पर्यटक वहां पर पहुंच रहे हैं। आने वाले दिनों में पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम कैसा रहेगा? 11 और 12 तारीख को और 13 तारीख को पार्टली वो पूरा जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में बर्फबारी दोबारा होगी। बहुत तेज बर्फबारी होने की चांसेस ज्यादा है जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल में। ठीक है सर, लेकिन मैदानी क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं उसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि पहाड़ों पर जब मैदानी क्षेत्रों में ठंड की प्रकोप बढ़ेगा और उससे ये विजिबिलिटी की, फॉग की प्रॉब्लम है, पोल्यूशन उसके साथ जुड़ जाता है तो स्मॉग कहलाता है उसको। तो ट्रेन और विमान का जो, एयरपोर्ट्स का जो सिस्टम्स है, वो सब में बाधा जरूर आएगी, आती रहेगी जी। ठीक है रमेश जी, लौटूंगी आपके पास। त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। त्रिपाठी जी, जिस तरीके से हम कहते आ रहे हैं कि जो बच्चे हैं या जो बुजुर्ग हैं या फिर जिनको किसी तरह की कोई बीमारी है, जैसे जो डायबिटिक हैं या फिर अन्य लोग जिनकी प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है, उनको ये बीमारी जल्दी इफेक्ट करती है। तो अपने इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने के लिए हमारे जो दर्शक हमें देख रहे हैं, वो किस तरीके से अपने इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत कर सकते हैं? किन किन चीजों का सेवन कर सकते हैं? जी
हाँ, इसके लिए मैं आपको, अपने दर्शकों को और आपके सुदर्शन न्यूज के दिव्या जी, उनके लिए फॉर्मूला, हम लोग मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर रहे, अपने चिकित्सकों को जो पढ़ाते थे, डॉक्टरों को, तो फॉर्मूला से वो जल्दी याद रहते। तो जनता की जो है वो एक फार्मूला हम लोग कहते हैं, उसमें ये है कि हमारा सबसे पहला होता है बी। बी माने उन बच्चों का माँ का दूध। शुरू से ही अगर जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं या छोटे शिशु जो माँ का दूध पी रहे हैं, वो अगर माँ के दूध रहे तो माँ के दूध में एंटीबॉडीज होती हैं, वो तमाम वायरस इन्फेक्शन से बचाती हैं, इंक्लूडिंग ये HMPV। दूसरा होता है कि उनको टीकाकरण। अभी इस HMPV का टीका नहीं आया है, बनाना शुरू हो गया है, बहुत जल्दी आ जाएगा। लेकिन अगर फ्लू वैक्सीन जो हमारी ऑलरेडी अवेलेबल है मैडम, वो टेट्रा फ्लू के नाम से आती है, प्राइवेट या सरकारी डॉक्टर लगा रहे हैं, तो वहां जाकर के अपने बच्चे को उनकी राय से टीका लगाएं। तीसरा, बच्चों को प्रोटीन युक्त ज्यादा खाना दें, बड़े बच्चों को साल भर से ऊपर, जैसे घर में है पनीर है, छेना है, जो अंडे का सेवन करते हैं वो अंडा दे सकते हैं, ड्राई फ्रूट है। इसके अलावा किचन में मैडम, किचन में बड़े लोग, जो हमारे दादी माँ के नुस्खे हैं, मुझे याद है, दालचीनी है, तुलसी है, लौंग है, इलायची है, अदरक है, शहद है, गुड़ है, इन सबको मिलाकर के काढ़ा बना के 2-3 बार पिए। आंवले का सेवन करें, आंवला इम्यूनिटी बूस्टर है। और इस तरह से ये हुआ। इसके बाद कुपोषण, छोटे बच्चों में 5 साल 6 साल छोटे बच्चे कुपोषित, ये अपने डॉक्टर से मिलकर तय करें कि आपके बच्चे का वजन सही है कि नहीं। अगर कुपोषित है तो उसको HMPV का इन्फेक्शन हो सकता है और सीरियस। तो इस तरह से ये चीजें यूज करें और सफाई से रहें और घर में प्रोटीन युक्त भोजन ज्यादा करें, पानी का सेवन जरूर करते रहें, खासकर हमारे सीनियर लोग। हमें याद है कि जाड़ों में हमारे वरिष्ठ लोग 50 साल से ऊपर के पानी बहुत कम पीते हैं। हाइड्रेशन बहुत जरूरी है मैडम। तो इस तरह के और जो है लोग अपनी दवाएं, जो सीनियर लोग दवाई खा रहे हैं एग्जिस्टिंग डिजीज के, वो समुचित खाते रहें। और ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने के बाद मैंने अक्सर देखा मैडम कि लोग कहते हैं, अरे अब मुझे दवा की जरूरत नहीं है, शुगर नॉर्मल। कृपा करके जब तक आपके डॉक्टर कहें तब तक दवा जरूर लेते रहें। खुद डॉक्टर ना बने, मेडिकल स्टोर से खरीद के दवा ना लें और अपने चिकित्सक की राय से काम करें। ये हमारा एक संदेश है। और बस ये है। इसके अलावा इम्यूनाइजेशन का हमने आपको बताया था, न्यूट्रिशन की बात करी थी, तो इस तरह से गोविंद एक नारा है मैडम। जी ठीक है त्रिपाठी जी, लौटूंगी। जी ठीक है त्रिपाठी जी, लौटूंगी आपके पास। केजे रमेश जी भी हमारे साथ। केजे रमेश जी, आपके पास आते हुए, इस बार मौसम को लेकर क्या अपडेट है? ठंड जो है वो कब तक रहने है? क्या आखिरी फेब तक ठंड रहेगी या फिर ठंड जनवरी तक ही इस बार रहेगी? मौसम को लेकर क्या अपडेट है? अभी तक का जो पूर्वानुमान है, महीने की अंत तक 27 और 28 29 तारीख तक तो ये ठंड का माहौल पूरा उत्तर भारत में बने रहने का पूरा संभावना है। जी 27 जनवरी रमेश जी, 27 जनवरी, ठीक है, 27 जनवरी तक, 27-28 जनवरी तक यही वाला स्थिति बरकरार रहने की चांसेस है। बट ये बारिश का जो और ये हिमपात का जो स्थिति है अभी जो चल रहा है, उसका शायद कम हो जाएगा। बट ठंड और फॉग स्मॉग का ये माहौल तो बनी रहेगी 26, 27, 28 तक। जी, यानी कि फेब तक नहीं, जनवरी लास्ट तक ही ठंड का जो असर है वो ज्यादातर देखने अभी 15 दिन तक की है तो पूर्वानुमान हो सकता है जी, तो सटीक तरीके से। तो एटलीस्ट मंथ एंड तक तो यही स्थिति बने रहने का पूरा संभावना है। ठीक है त्रिपाठी जी, आपके पास आते हुए, लोगों के मन में एक सवाल है कि क्या ठंड जैसे जैसे बढ़ेगी इस बीमारी का खतरा या इस बीमारी का असर और भी बढ़ सकता है क्या सर? मैडम, ये एक तरह का डर या भ्रांति जो वैज्ञानिक रूप से सही नहीं है। और जो मैंने आपको फिर बता दिया कि ये वायरस हल्के जुकाम की तरह होता है, सर्दी जुकाम की तरह आम लोगों में। और जो रिस्क ग्रुप में, पहले आपको हमारे दर्शक बता दूं, सुदर्शन के आपके जो टीवी न्यूज के दर्शक हैं कि आम लोगों को कतई पैनिक नहीं होना, घबराना नहीं है। और कोरोना की तरह ये
खतरनाक भी नहीं है। लेकिन जो रिस्क ग्रुप है 5 साल से छोटे शिशु बच्चे या जो 5 साल से 50-60 साल के बीच के बीमार लोग जिनको पहले से ही कोई बीमारी है और वो भी अनकंट्रोल्ड है वो, और 60 साल से ऊपर के हमारे वृद्धजन सीनियर लोग, इन लोगों को विशेष सावधानी बरतनी है। जी ठीक है त्रिपाठी सर, एक और आखिरी सवाल इंटरप्ट करते हुए, क्योंकि समय बहुत कम है सर आखिरी सवाल ये है कि कैसे पहचान किया जाए, क्योंकि इस वक्त ठंड भी है, तो ठंड में नॉर्मली सर्दी जुकाम होता है, तो कैसे पहचान किया जाए कि आपको नॉर्मल सर्दी जुकाम है, HMPV वायरस का कोई असर नहीं है? क्योंकि लोग बहुत ज्यादा इस वक्त जिस तरीके से इस वायरस के बारे में बातचीत की जा रही, तो लोग बहुत ज्यादा पैनिक हो रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि नॉर्मल कोल्ड भी कहीं ना कहीं उन्हें HMPV लग रहा है, तो ऐसे में किस तरीके से पहचान की जाए? जी दिव्या जी बिल्कुल। वैसे तो शुरुआती दिन 3-4 जो प्रथम दिन होते हैं यूजुअली डिफरेंशिएट करना बड़ा मुश्किल है, चाहे वो कोरोना हो, चाहे HMPV हो या साधारण जुकाम जो सीजनल होते हैं। लेकिन अगर बुखार शुरू होने के 3-4 दिन बाद भी तेज बुखार हो रहा है, शिशु या बड़े लोगों को सांस लेने में कोई दिक्कत हो रही है, और आजकल तो पल्स ऑक्सीमीट्री हर घर में कोरोना काल में था, या अपने डॉक्टर कह के उससे ऑक्सीजन का सैचुरेशन नाप लें। अगर ये 85 ऐसे नीचे है जिनको सांस की तकलीफ है, इसके अलावा सांस अगर तेज चले शिशु की, उसकी पसली तेज चले, और बच्चा खाना पीना, माँ का दूध पीना छोड़ दे, यानी कि खाने के खुराक में कमी आए, और साथ ही साथ अगर बुखार रेगुलर आपको रहे, ऑक्सीजन लेवल कम हो, तो कहीं ना कहीं आपको जांच करवाने की आवश्यकता है।